हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम जैसे चैप्टर 1 कंप्लीट करके आए हैं अपने ज्योग्राफी का, तो अब हम करेंगे हमारा चैप्टर 2 ज्योग्राफी का लेक्चर 1, जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके, तो एक एक करके हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आप अपने बुक का पेज नंबर 61 ओपन कर लीजिए और पहली हेडिंग हम पढ़ेंगे, अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम। इट हैज मैनी फेवरेबल कंडीशन सुटेबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट। हमारे सोलर सिस्टम में हमारी जो अर्थ है एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है, कंडीशन बहुत अच्छी होती हैं, जिस वजह से चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो या फिर चाहे प्लांट्स हो, सब अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। एनीथिंग ऑन अर्थ दैट इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। हमें पता है रिसोर्स वो चीजें होती हैं जो हमारी नीड पूरी करते हैं। ये हम क्लास 7 और 6 में पढ़ के आए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम नेचर। और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, ये भी हम पढ़ के आए हैं। लैंड, सॉइल, वाटर आर 3 इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। तो पहली चीज हमारी जो है इसमें लैंड, सॉइल एंड वाटर। तो लैंड, सॉइल एंड वाटर हमारे क्या हैं? ये है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी नीड पूरी करते हैं। ओके, इससे आगे हम देखेंगे द एंटायर सिस्टम डिपेंड्स ऑन दीज रिसोर्सेज डायरेक्टली ऑन इनडायरेक्टली। सब चीजें इन्हीं 3 चीजों पे डिपेंड होती हैं, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। ऑल दी रिसोर्सेज आर फाइनाइट दैट दे आर लिमिटेड इन सप्लाई। और ये तीनों ही चीजें हमारे पास लिमिटेड हैं, मतलब ये हमारे पास फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब जिस चीज को हम गिन पाए, जिस चीज का हमें लिमिट का अंदाजा हो। आगे देखेंगे, therefore we need to utilize this resource in the best possible way, ensuring maximum benefit with minimal waste। और हमें इन्हें अच्छे से यूज करना चाहिए मिनिमल वेस्ट के साथ। If we overuse or misuse them, a time soon will come when life on earth will be impossible। और अगर हम चीज़ों का मिसयूज करेंगे तो एक टाइम, अभी नहीं, अभी हम देखते हैं कंडीशन, अभी हमें लगता है कि हमारे पास सब है, लेकिन आने वाले 1000-2000 साल बाद हम देखेंगे कि अर्थ इंसानों के लिए, हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए रहने लायक नहीं बचेगी। ओके, तो अब हम देखेंगे इसमें आगे। Let us see how these resources are distributed। तो एक डायग्राम बना हुआ है लैंड यूज। तो हमारे पास आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं चीजें इंडिया में या अर्थ पर। ओके, तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड रिसोर्सेज मीट मैनी ह्यूमन नीड्स। लैंड रिसोर्सेज जो होते हैं हमारी बहुत सारी ह्यूमन नीड्स को पूरा करते हैं। इनफैक्ट दे प्रोवाइड द बेस फॉर लाइफ एंड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर डेवलपमेंट। यही हमारी लाइफ का एक बेस है। लेट अस आउटलाइन व्हाई लैंड इज कंसीडर्ड सच अ मेजर सोर्स। चलिए पता करते हैं हमारे अर्थ हमारे लिए, लैंड हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो लैंड पे ही हम घर बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो हमें लैंड क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब हम ये देखेंगे। तो लैंड हमारा यूज होता है एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, एनिमल रखने के लिए, माइनिंग के लिए, अदर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। देयरफॉर लैंड हमारा, ज़मीन से ही हमें खाना मिलता है, फूड, रॉ मटेरियल उनसे मिलता है। हमारी इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा लैंड, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलग अलग तरीके से। ओके, इसके बाद हम देखेंगे ओनली 30% ऑफ द लैंड सरफेस इज लैंड। मतलब अर्थ सरफेस का 30% ही हमारा लैंड है। हमें पता है 70% हमारा वाटर है
और 30% हमारे पास लैंड है, और 30% हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं only fraction is habitable by human, और इसका बहुत ही कम हिस्सा जो है वो हमने यूज करा है, क्योंकि आप देखेंगे एंटार्क्टिक और आर्कटिक सर्कल तो एक ऐसी जगह होती है कोने कोने पे, वहां तो कोई रह ही नहीं सकता, वहां तो बर्फ ही इतनी है, ठंड इतनी है। तो जो न्यूली इक्वेटर ट्रॉपिक के आसपास का इलाका होता है, लोग वहीं ज्यादातर रहते हैं, तो बहुत ही ज्यादा कम एरिया जो हमने ऑक्यूपाई कर रखा है लैंड का, और वो हिस्सा हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप ये चीज देख ही सकते हैं। तो हम देखेंगे जो बाकी लैंड है जो हमारे एरिया में भी आते हैं, उसमें डेजर्ट भी आते हैं, उस पर फॉरेस्ट भी आते हैं, उस पर माउंटेन्स भी आते हैं जिस पर हम नहीं रह सकते। The water slopes of the mountain below the line are prone to flooding during rainy season, dry and sandy desert area. इसके अलावा in fact 90% of world population lives on just 30% of the land area. मतलब 30% हमारे पास है, और इस पर भी 30% that means अराउंड पूरे अर्थ का हम जिस पर रहते हैं वो हमारे पास, तो 30% कितना होगा 9, तो हम पूरे अर्थ का 9% हिस्सा ही यूज करते हैं, और वो हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है ये आप देख चुके हैं। देखो इसके अलावा सेकंड हेडिंग हमारी इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। लैंड हमारा बहुत ही अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होता है। कैसे होता है आइए हम देखते हैं। सबसे पहले कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स में यूज होते हैं। सेकंड इज फॉरेस्ट्री, थर्ड इज grazing, fourth is livelihood, construction of building, houses, canal, mining and manufacturing। ये बहुत सारे तरीके हैं जिनमें हमारा लैंड यूज होता है। मतलब लैंड पे ही डिपेंड करता है कि उसका कैसे यूज हो सकता है। अगर उस पर फर्टिलाइजेशन अच्छी है, उस पर फर्टाइल एरिया है वो, तो उस पर खेती होगी। नहीं तो अगर वो ज्यादा फर्टाइल नहीं है तो उस पर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री ये सब भी बन सकते हैं। Population many parts of the world has converted large part of the forest into cropland, agriculture land into urban residential area। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो बहुत सारा जो हिस्सा हमारा फॉरेस्ट का था उन्हें काट काट के गांव बसाए गए, घर बसाए गए, इंडस्ट्रीज लगी। तो ये काम भी हमारा चलता है लैंड के यूज का। Different factors are responsible for the change in land use of a pattern, country or rain at a given time। डिफरेंट फैक्टर आते हैं हमारे, जैसे कंट्री कहती है कि इस लैंड पे सिर्फ एग्रीकल्चर ही होगा, इस लैंड पे खाली अलॉट कर रखा है कोई लैंड किसी चीज के लिए, इंपॉर्टेंट काम के लिए, तो कंट्री भी डिसाइड करती है इस चीज में। The land use in any part of the world depend on physical factor और human factors। फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उस लैंड का यूज क्या होगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारी लैंड डिग्रेडेशन। इसका मतलब डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। ओके, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग हुई लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप है उसमें डिक्रीज क्यों हो रहा है। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे इसमें, मिटा दे यार। तो हम देखेंगे जैसे लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या क्या है, मतलब कि कैसे कैसे हमारा जो कल्टीवेशन लैंड है या फिर जिस पर हम क्रॉप उगा सकते हैं वो कम क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला है ओवर ग्रेजिंग इज द ग्रेजिंग ऑफ नेचुरल पोस्चर
or shaking intensities about the livestock carrying capacity. That means जैसे जैसे लोगों की रहने का livelihood बढ़ रहा है, रहने की जगह बढ़ रही है, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस वजह से हमारा कल्टीवेशन लैंड कम होता जा रहा है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा, जैसे शिफ्टिंग बहुत अलग अलग तरीके की खेती के चीज़ें होती हैं एग्रीकल्चर करने की, वैसे ही होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई लैंड है आपके पास, एक बार उसमें आपने गेहूं उगाए, फिर गेहूं का सीजन चला गया, आपने उस पर बाजरा उगा दिया, फिर बाजरा का चला गया, आपने फिर गेहूं उगाए। तो जब आप ये क्रॉप अपने शिफ्ट करते रहते हैं तो लैंड की जो फर्टाइल होती है, फर्टिलिटी होती है, वो कम हो जाती है और एक टाइम पे बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, उसे दोबारा जनरेट होने में बहुत साल लग जाते हैं। तीसरी है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा लैंड चाहिए होता है, मेनली आजकल जो है मोस्टली वो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मिलता है कि बहुत बड़ा लैंड चाहिए हमें इंडस्ट्री लगाने के लिए। फोर्थ इज माइनिंग। माइनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं पर तुम्हें लग रहा है किसी गवर्नमेंट को कि यहाँ पे हमें, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने यूपी में न्यूज़ सुनी होगी कुछ टाइम पहले कि यहाँ पे गोल्ड है माइंस में, वहाँ पे खुदाई होने स्टार्ट हुई और गोल्ड निकला नहीं इतना जितना सोचा था। तो ये सब चीज़ें भी, माइनिंग भी इसमें ही आती हैं। नेक्स्ट इज ओवर इरिगेशन। दैट मीन्स ज़्यादा पानी भर देते हैं कभी कभी खेती के लिए, तो भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये हमारी लैंड की कुछ चीज़ें थी। लैंड के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉइल। ओके, सॉइल रिसोर्स क्या क्या होते हैं। तो सॉइल्स के बारे में हम देखेंगे। ऑफ ऑल द लैंड रिसोर्सेज सॉइल इज अ प्राइम रिसोर्स। सब लैंड पे हमारे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सॉइल उसमें सबसे ज़्यादा प्राइम है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? The plant that grow on earth land areas could not exist without the thin loose surface layer that we call soil. That means अगर अर्थ पर सॉइल प्रेजेंट नहीं होगा तो कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो खाने को कुछ नहीं होगा, खाने को कुछ नहीं होगा तो हम कैसे जी पाएंगे? प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सॉइल। प्लांट, एनिमल या फिर ह्यूमन लाइफ जो हमारी है वो प्लांट सॉइल्स पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। फूड, फाइबर्स के अलावा भी सॉइल हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? क्लोथिंग, अदर प्रोडक्ट ऑफ डेली लाइफ आर ऑल्सो ग्रोन ऑन सॉइल। जैसे कि आप एग्जांपल जानते ही हैं, कोई भी प्लांट होगा, कोई भी फूड होगा, उसके लिए एग्रीकल्चर में सॉइल, लैंड में सॉइल होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो ग्रो कर पाएगा, तभी हमें वो खाने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा द फर्स्ट स्टेप इन सॉइल बिल्डिंग इज द वेदरिंग ऑफ रॉक टू फॉर्म द रिगोइल्थ एंड एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक डेब्रिस अबव द बेड रॉक। दैट मीन्स हमने वेदरिंग पढ़ा था, जब भी कोई सॉइल होगा टाइम के साथ साथ वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, धीरे धीरे उसमें चेंज आएंगे। इसी वजह से हमें सॉइल्स में भी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं। Once living organism like mosses or lichens become active in this layer, mosses lichens मतलब आपने कीड़े देखे होंगे, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं हमारे सॉइल्स में, जैसे कान खजूरा भी मिल जाता है हमें, या फिर कान खजूरा, कैचुआ, ये ऐसे कुछ छोटे छोटे जानवर होते हैं, कहते हैं बैक्टीरियाज, ये सब चीजें हमें सॉइल्स में मिलती है। ओके, द मिनरल मैटर इन द रॉक डेब्रिस टू फॉर्म सॉइल। हमें पता है कि जैसे सॉइल्स, रॉक से हमें मिनरल्स मिलेंगे। सॉइल्स आर देयरफॉर कंपोज ऑफ रॉक, मड, पेल्स एक्सेट्रा। तो सॉइल्स हमारे इन सब चीज़ों से मिलकर बनते हैं। एक डायग्राम आप देखेंगे अपनी साइड में, तो डायग्राम में आपको मिलेगा सॉइल्स की अलग अलग लेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है increase productivity of the land will improve farming methods such as balanced use of manners and fertilizers. That means हमारी जब ग्रोथ जो होगी, हमारी किसी भी चीज़ की हम खेती करेंगे, अगर ग्रोथ उस चीज़ की बढ़ जाती है तो इसका मतलब होता है कि हम बैलेंस यूज़ कर रहे हैं उसके फर्टिलाइजर्स का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, रेगुलेटिंग इरिगेशन का, क्रॉप रोटेशन और मल्टीपल क्रॉपिंग। ये सब चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, दैट मीन्स जो भी हम खेती करेंगे किसी भी चीज़ की, वो इंक्रीज हो जाती है। एवरी बिट ऑफ लैंड मस्ट बी यूटिलाइज इन द बेस्ट पॉसिबल वे विद द लीस्ट हार्म टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। वी मस्ट एंश्योर दैट दिस डेलिकेट रिसोर्स डज नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू बैड लैंड।
तो जितना भी लैंड का हिस्सा यानी कि 9% लैंड जो हमारे लिए अवेलेबल है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, अच्छे से अच्छा यूज़ करना चाहिए उसका, क्योंकि अगर हम उसे यूज़ नहीं करेंगे तो बैड लैंड यानी कि वो लैंड जिसे हम सही नहीं कर सकते उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सावन चल रहे हैं, चलो नेक्स्ट है हमारा सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल हमारी क्या होती है? Suppose you cut a slice of a soil like you would cut a slice of cake. You will see various layer in the soil. जैसे कि हम ऊपर इमेज देखेंगे, जैसे आप केक को काटते हैं तो आप देखते होंगे अलग अलग लेयर्स होती हैं उसमें, तो वैसे ही लेयर्स हमारी इसमें भी अवेलेबल हैं, सॉइल्स में भी, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहली लेयर जो हमारी है वो है टॉप सॉइल। सबसे पहली लेयर हुई हमारी टॉप सॉइल। तो टॉप सॉइल में हम देखेंगे दिस लेयर इज डार्क इन कलर, जैसे कि हम देख सकते हैं, हैज अ फाइन टेक्सचर, हैज अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और इट्स विटल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो इसमें जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, खाद जिसे हम ह्यूमस और हिंदी में बोलते हैं खाद। तो खाद जो होती है हमारे इस वाले हमारे पार्ट में बहुत ज़्यादा मिलती है। ओके, ये हमारा टॉप हुआ। नेक्स्ट इज सब सॉइल। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है सब सॉइल। अब सब सॉइल हमारा क्या है? सब सॉइल में हम देखेंगे दिस लेयर इज जस्ट बिलो द टॉप लेयर, इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले बट हैज ओनली माइनर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब माइनर अमाउंट क्यों हुआ? क्योंकि आप देखेंगे जब हम नीचे जाते हैं किसी भी चीज में, अब यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है ऊपर से आ रहा है, लेकिन नीचे कैसे जाएगा वो अपने आप? क्योंकि यहाँ पे जो अपनी डेंसिटी है बहुत ज्यादा कम होती है, तो नीचे नहीं जा पाता, वो हल्का हल्का चला जाएगा, हल्का हल्का मिल जाएगा, लेकिन इस पार्ट में वो बिल्कुल भी नहीं मिलता हमें। ओके, इसमें हमारी क्या क्या मिलेगा हमें? इसमें हमें मिलेगा सैंड, क्ले आप जानते हैं, और स्लेट मतलब जो गीली मिट्टी होती है वैसे। थर्ड इज पेरेंटल मटेरियल। ओके, तो अब हमारी आएगी इसमें पेरेंटल, सबसे नीचे पेरेंटल मटेरियल। दिस होरिजन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अनकंसोलिडेटेड रॉक। जैसे आप डायग्राम में देखेंगे इसमें रॉक बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, ऊपर वाली लेयर में तो बहुत ही ज्यादा कम थे, इस वाली लेयर में थोड़े थोड़े हमें कंकर की तरह जो होते हैं, कंकर की तरह हमें मिले, और इस वाली लेयर में जो रॉक की साइज होगा वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर ज्यादा वेदरिंग का असर अब नहीं हो पाता। इसके बाद दिस जोन हैज नो ह्यूमस, इसमें ह्यूमस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सब था, यहाँ पे हल्का फुल्का आया और इसमें तो ह्यूमस बिल्कुल होगा ही नहीं। ओके, एंड नॉट डज इट हैव एनी सॉइल, और ना इस पार्ट में सॉइल होगा। तो सॉइल हमारा कहाँ हुआ? टॉप सॉइल एंड सब सॉइल। इस पार्ट में हमारा सॉइल नहीं हुआ। इसके बाद हमारी जो लास्ट आती है वो आती है हमारी बेड रॉक। अब बेड से आप समझते हैं, बेड मतलब हमारा बिस्तर, जैसे हम कहते हैं सोते हैं, तो नीचे यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पत्थर की लेयर होगी, पूरा सॉलिड मटेरियल होगा जिसके ऊपर ये सब हो रहा होगा। ओके, तो ये हमारी सॉइल के बारे में थी, अपना सॉइल प्रोफाइल कैसी होती है। ओके, तो अब हम देखेंगे कुछ फैक्टर जो कि हमारे सॉइल को इफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है हमारा क्लाइमेट। अब क्लाइमेट हमारा पहला फैक्टर कैसे हुआ? डेवलपिंग सॉइल्स आर इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग, सो डिटरमाइन द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जैसे कि क्लाइमेट, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई खेती कर रहा है, आज के टाइम आप देखते हैं बारिश हो जाए एकदम से तो उसकी पूरी फसल बेकार हो जाती है। तो क्लाइमेट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है सॉइल्स के लिए। ओके, इसके अलावा सेकंड है नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। नेचर ऑफ पेरेंट
रॉक। ओके, तो पेरेंट रॉक हमारे क्या होगी, द पेरेंट रॉक डिटरमाइन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल्स, द इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड मिनरल्स अ सॉइल कंटेन्स will be similar to those contained in the parent rock। जैसे हमारे पेरेंट रॉक में मिनरल्स होंगे, वही चीज हमारी जो आगे चल के ऊपर की सॉइल होगी, टॉप लेयर, वो भी वैसे ही होगी जैसे पेरेंट रॉक होगी। जैसे आप ये चीज यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह भी देख सकते हैं कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे उनका बच्चा होता है, वैसे जैसे पेरेंट्स रॉक होगी वैसे हमारा सॉइल का नेचर भी हो जाएगा। थर्ड इज टाइम। अब टाइम हमारे सॉइल को कैसे इन्फ्लुएंस करता है देखते हैं। द नेचर ऑफ द सॉइल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द टाइम दैट द पेरेंट्स मटेरियल हैव बीन एक्सपोज टू वेदर। अब हमें देखना है कि टाइम जितना हमारा पेरेंट मटेरियल को एक्सपोज करने में, वेदरिंग में, मतलब केमिकल में ऊपर आने में टाइम लगता है, वही टाइम हमारा कंसिस्ट करेगा सॉइल किस तरह से होगी। कोई जल्दी आ जाएगा, सॉइल अच्छी होगी, कोई बाद में आएगा, सॉइल थोड़ी खराब होगी उससे। तो हमारा टाइम इस तरह से कंट्रोल करता है टाइप्स ऑफ सॉइल को। लास्ट इज टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी क्या होती है, तो अब हम देखेंगे टोपोग्राफी क्या होती है। थर्ड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉइल फॉर्मेशन इज द टोपोग्राफी। इफ द लैंड इज हिली, दैट मीन्स जैसा लैंड होगा, लैंड हमारा हिली हो सकता है, लैंड हमारा प्लेन हो सकता है, लैंड हमारा किसी नदी के किनारे हो सकता है। ये सब चीजें जो होती हैं ये टाइप ऑफ सॉइल को या सॉइल को कैसा होगा इन्फ्लुएंस करती हैं। ओके, तो हमने क्लाइमेट, नेचर, पेरेंट रॉक, टाइम एंड टोपोग्राफी पढ़ा। तो अभी तक हमने देखा सॉइल्स के बारे में। अभी हमने सॉइल के टाइप नहीं पढ़े हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।